टाइम टेबल में लक्षण गर्भाव क्रांति जो था गर्भावतरण लाया में निर्माण के आधार की परिभाषा लाया कॉपी गर्भ की परिभाषा वंश परंपरा वाला है गर्भ लक्षण वंश परंपरा है ऋतु काल में स्त्री एवं पुरुष ये वाला पूरा लिखना है गर्भ लक्षण अब तो जानेंगे हम लोग एग्जाम में आएंगे गर्भ से आप क्या समझते हैं तो आपको जानेंगे हम भाई शुक्र और सोडित के संयोग से जो और इसमें जो चीज बनती है उसमें जीवात्मा में प्रवेश करने से जो चीज बना उसको गर्भ कहते हैं। ठीक, अब इसमें जो शुक्र और सोडित होता है तो सोडित को आपने कहा था कि सर इसको तो आप मतलब पुष्प भी कर रहे हैं तो पुष्प में भी दो पुष्प होता है या अंतः पुष्प होता है? अंतः पुष्प चाहे सोडित स्राव चाहे सोडित रज ये सारी चीजें की हैं कंफ्यूजन हो रहा था ना विचार से तो ये सारी चीजें एक ही हैं ठीक है। तो सोडित का मतलब मैच्योर फ्रूट से नहीं मैच्योर फ्रूट ओनली इंडिकेट्स द प्यूबर्टी ऑफ द फीमेल ठीक है ना जिस दिन स्टार्ट हुआ मीनास में ठीक है तो ये चीज जो मैच्योर फ्रूट है ये केवल ये दर्शा रहा है कि जो फीमेल है वो फर्टाइल है ठीक है ना कंसीव कर सकती है बस यही चीज है क्यों क्योंकि जो एलएच का जो लेवल है ना वो अपने थ्रेशोल्ड पे टच करके फिर डाउन होता है एलएच सर जो हां तो एलएच ल्यूटिनाइन हार्मोन बढ़ रहा है इसका मतलब फीमेल कंसीव करने के लिए वो है प्यूबर्टी वाले जो भी उस प्यूबर्टी के दो कैरेक्टर कंडीशंस को मैच कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा और इंट्रा एक्स्ट्रा में क्या होता है एज से नहीं वो जैसे उम्र बढ़ो देखिए एज के लिए अगर पूछेंगे तो एज तो भारत में 8 से 12 साल की उम्र में ही प्यूबर्टी आ जाती है क्यों क्योंकि ये हॉट क्लाइमेट है गर्म प्रदेश है ना हम लोग का खान पान लाइफ स्टाइल रहने का जो सिस्टम है उसके हिसाब से 8 से 12 साल प्यूबर्टी मतलब मेच्योर फ्रूट का या प्यूबर्टी का आना है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाएं जहाँ पे ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये करीब करीब 10 से 14 या 10 से 14 के बीच में इसमें 2 साल बढ़ा दिया जाता है या कहीं कहीं 15 साल तो ये वेस्टर्न कल्चर में ये है क्योंकि उनकी डे लाइफ स्टाइल या रहन सहन या जो भी सिस्टम है वहाँ की जो जलवायु है जलवायु भी डिपेंड करता है ना जलवायु बहुत बड़ा रोल होता है आपके पूरे फंक्शन पे पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उस पर जलवायु का बहुत रोल है कि क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है हार्मोन का 30 to 35 डिग्री टेम्परेचर पे ये अच्छा रोल करता है जितनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है और जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी सही रहेगी तो हार्मोनल एक्टिविटी भी उसी हिसाब से होती है भाई सारे हार्मोन जो भी निकलते हैं वो ब्रेन से ही तो निकलते हैं ना ठीक ब्रेन से ही निकलते हैं अब वो बात अलग है कि थोड़ा सा एक पार्ट से ज्यादा एक पार्ट से कम अभी हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ठीक तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकलते हैं 8-9 इससे 3 निकलते हैं ठीक ये सिक्योरिटी बात है मतलब नीट बात है ठीक है तो ये रिलेट करते हैं तो ये सारी चीजें तो हमारे कहने का मतलब ये अंतः पुष्प का मतलब ही ओवम है और वायु पुष्प का मतलब है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या मेंस्ट्रुअल साइकिल में और ये स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी प्यूबर्टी में भी आप दो बताए एक्स्ट्रा में क्या होता है एक्जिला हेयर एंड प्यूबिस हेयर जाने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं ठीक ब्रेस्ट डेवलपमेंट ठीक और कुछ हिप में ये होती है ना हिप में थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो मतलब ये है इंटरनल में यही है ये स्टार्ट हो गया मतलब ये मान लीजिए फीमेल फर्टाइल है और कंसीव करने के लिए योग्य हो गई ये चीज ठीक है ना तो ये इतनी चीजें और
और एज का वेरिएशन बताएंगे। ये सब लिखना है, मतलब जब क्वेश्चन आएगा ना तो यही सब लिखना होता है। उसमें एग्जाम में बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं होती कि एकदम से टू द पॉइंट लिखना है, या अरे अब पूछ दिया कि अब गर्भ की परिभाषा लिखते हुए गर्भावक्रांति में मासानुमासिक क्रम को, वृद्धि क्रम को विस्तृत व्याख्या करें। ये बहुत टफ क्लास का सवाल है, मतलब अगर इस चैप्टर से सवाल बनेगा तो यही बनता है कि गर्भ से आप क्या समझते हैं, गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि क्रम की व्याख्या करें। 15 नंबर का सवाल सेट है। यही सवाल को सॉल्व करने के लिए इतना पढ़वा रहे हैं आपको। इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए इतना पढ़वा रहे हैं, यही क्वेश्चन छपा रहेगा। ये क्वेश्चन दूसरा, गर्भ व्युत्पत्ति की सामग्री, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेटा भी पढ़ाएंगे कि गर्भ को धारण करने के लिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। भाई अगर कोई एक बीज है, मान लीजिए हमने ये गेहूं का बीज ले लिया, तो इसको अगर हमको पौधा बनाना है या इससे हमको एक दाने से 20 दाने बनाना है तो हमको कुछ चाहिए ना। तो सबसे पहले तो एक बीज चाहिए, मिट्टी, हमें एक क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र का मतलब खेत, एरिया, खेत। अब इसको हम उचित समय में, ये नहीं कि बरसात के टाइम में गेहूं डाल दो तो फला नहीं, एक टाइम पीरियड होता है। हाँ, जो टाइम रहेगा उसी टाइम के लिए आपको करना है। हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे आप फीमेल के सेंस में एक ऋतुकाल होती है, ऋतुकाल का पीरियड करीब 12 दिन का होता है। ऋतुकाल का मतलब जैसे, अब ऋतुकाल का मतलब ये है कि जैसे अब इसमें कि गेहूं की बीज को हम किस मौसम में इसमें डालना है और उचित समय पर और उचित टेम्परेचर, उचित ऑक्सीजन और उचित मॉइस्चर, ये तीनों कंडीशन इसमें रहेगी तो इसमें सीड को जर्मिनेशन होगा, सीड जर्मिनेट होगा। ठीक है, आप तो जान ही रहे हैं कि अपर साइड है, लोअर साइड है, तो ये उचित समय में ही होगा। और फिर इसमें से जब इसका विकास वृद्धि हो जाएगा, इसमें बहुत सारे गेहूं के दाने लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र का मतलब हमें यूट्रस चाहिए। ठीक, बीज का मतलब हमें स्पर्म चाहिए, स्पर्म चाहिए ना, भाई स्पर्म और ओवम चाहिए। ओवम का मतलब अंतःकोश, ये सब लिखना है आपको, अंतःकोश, वायुकोश, अंतःकोश ना। अब यहाँ पे आ गया हेलिपेटिक में हो गया ये फर्टिलाइजेशन, ये फिर से इम्प्लांट हो गया। अब इसको टेम्परेचर, एक टेम्परेचर उसमें करते हैं ना, जो आर्टिफिशियल बेबी, उसका एक टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर पे उसको रखना, टेम्परेचर होना चाहिए। मॉइस्चर के लिए उसमें एमनियाटिक फ्लूइड होता है। ठीक, और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए प्लेसेंटा, ये तीनों चीज फुलफिल हो रही है ना इससे और इससे, कंडीशन से लगभग यही चीज होगा इसमें। और चाहे गेहूं के बीज को खेत में उगाना है या फिर बच्चे को इसमें, हाँ, और इसमें ये नहीं है कि जैसे 1 महीने के अंदर ही हो गया सबका। जैसे गेहूं का पीरियड होता है 3 महीने के अंदर ये बोया जाएगा, फिर ये बढ़ेगा, फलेगा, और 3 महीने के अंदर चौथे महीने में इसको काट दिया जाएगा। पर इसमें पीरियड है 9 महीने। ठीक ना, बस सेटिंग यही है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि कहाँ से कहाँ प्यूबर्टी, कितना ठंडे प्रदेश में, कितना गर्म में, कितना सिस्टम क्या है, क्षेत्र क्या होता है। ठीक ना, ये सारी चीजें हैं। अब गर्भ शरीर में मतलब हो गया, तब गर्भ के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये चारों लिखने हैं। इसको लिखिए थोड़ा सा। गर्भाशय में स्थित, अब ये सब पढ़ने में आपको लग जाएगा नहीं, ये तो सिस्टमेटिक है। अब महर्षियों ने क्या कहा, हमको तो बहुत एंशिएंट पढ़ाना है, एंशिएंट मॉडर्न पढ़ने में अच्छा लगता है, मॉडर्न पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, पढ़ा भी जाते हैं पहले, पढ़ाने में भी इसलिए अच्छा लगता है कि वो चीज हमको आ रही है एकदम से, और हम जब शुरू करेंगे तो सिस्टमेटिक में पढ़ाते जाएंगे। आपने कहा हाँ सर एकदम इसे होता है, एकदम से क्लियर है, और लास्ट में हम डिलीवरी करा दिया, मतलब कि स्पर्म से डिलीवरी। अब इसमें आ जाएगा आत्मा,
कहेंगे अरे सर फिर आप चले गए 2000 आत्मा कहाँ से आ गई, शरीर आ गया तो फिर कोई माना हमको। तो आपको फिजियोलॉजी भी मिल गया, तो मिला के पढ़ाइए। हाँ फिजियोलॉजी मिला, सुनने में तो आया कि आप ही पढ़ाएंगे, बचा कुछ 3-4 टॉपिक है पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ा दूंगा, पर हमने जो बताया ना हाँ वो जो मैं तो आप बता रहे हो ना, मैनेजमेंट हमसे कहे कि नहीं आपको फिजियोलॉजी पढ़ाना है, तो फिजियोलॉजी पढ़ाने के लिए मैनेजमेंट कहेगा तो हम भी उनसे बात करेंगे। भाई आप कहोगे तो मैं आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपका अलग विचार है और हमारा भी अलग विचार है। आपका मतलब आपको लग रहा है कि अरे सर पढ़ा दूंगा, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, हम घर से आएंगे अच्छे से आएंगे तो पढ़ा देंगे, लेकिन ये मैनेजमेंट अगर हमसे कहेगा कि नहीं फिजियो पढ़ाना है तो उससे अलग से बात करेंगे। अलग से बात करेंगे ना, इससे भाई नहीं होगा, क्योंकि एकदम मैं बात किया था पर लेक्चर 2.5, मतलब एक लेक्चर में 2,500 चाहिए, तो ये लोग कहे ठीक है डन। तो इंद्रजीत सर थे, उन्होंने कहा कि यार देखो आप अपनी वैल्यू को 2.5 पे मत लाइए, क्योंकि आप अगर इतना कहोगे तो उतना देंगे। और मैं गया उनके यहाँ ऑफिस में घर पे, हमने कहा सर 50 के नीचे मैं नहीं बता सकता, 50 चाहिए, 50,000 पर 12 लेक्चर का हमको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा दिक्कत है, हिंदी सर से हमने कहा सर से तो बाहर गए तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, अभी जब तक आप MS कर रहे हैं तब तक आप 2.5 मतलब 30+ पे हैं, 30+ ले लेंगे, 12 लेक्चर ही तो लेना है, लेकिन यदि आपको पूरा हो गया आपको 50+ लिया है। तो इन्हीं सर को बीच में हमने रखा, इन्हीं के भरोसे पढ़ा रहा हूँ इस कॉलेज में, इन्हीं के भरोसे मैं टिका हूँ, क्योंकि वो ऐसे इंसान है ना कि मतलब उन्होंने कर दिया कि ये चीज़ होना है तो वो करेंगे और वो करके ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि करिकुलम को मैं अपने स्तर से इतना अच्छा करूँगा कि जो बाहर के टीचर आएंगे वो भी देखेंगे। तो ये पहली बार आप लोग का हुआ है, मैं यहाँ पे 3 साल पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन पहली बार इतना अच्छा हुआ, जो भी नए स्टूडेंट आए और जो करिकुलम हुआ इतना अच्छा पहली बार हुआ, क्योंकि इंग्लिश सर बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी ली और अपना पैसा खर्चा करके उन्होंने सारे गमले ले किए और अभी मिला नहीं। मैनेजमेंट क्या पता, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, तो कम से कम जो बाकी सरकार वो तो दे दो, मुनाफा तो बाद में देना है ये आ, नहीं तो फिर टीचर नहीं आते थे यहाँ पे, ना कोई भी यहाँ पे गेस्ट लेक्चर होता था, पहली बार आपके साथ हुआ है ठीक ना। और हम तो यहाँ तक गए कि सर इसे गेस्ट लेक्चर लेने के लिए आपको RSC बनारस से बुला लीजिए, ठीक है वो लोग तो आने के लिए तैयार है, इसलिए कि वो लोग चाहते हैं कि हमको बुलाया जाए, उनको बुलाइए, उनको 2,000-2,500 रुपया पर लेक्चर का देंगे, वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन बुलाएं पर इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको अपडेट हो जाएंगे कि मतलब वहाँ पे क्या चल रहा है, NCSR में क्या चल रहा है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें। बाकी देखिए तो बताएंगे तब होगा। गर्भाशय में स्थित आत्मा, गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति एवं विकारों से युक्त, प्रकृति एवं विकारों से युक्त, विकारों से युक्त शुक्र एवं शोणित को विकारों से युक्त शुक्र एवं शोणित को गर्भ कहा जाता है, गर्भ कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, गर्भ शब्द विशेष रूप से, गर्भ शब्द, गर्भ शब्द विशेष रूप से, गर्भ शब्द विशेष रूप से मन व आत्मा के संयोग, विशेष रूप से मन व आत्मा के संयोग, संयोग एवं अधिष्ठित महाभूतों का विकार, एवं अधिष्ठित महाभूतों का विकार, अधिष्ठित महाभूतों का विकार, समुदाय
विकार समुदाय विशेष अर्थ लिया जाता है, विशेष अर्थ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, गर्भाशय में शुक्र आर्तव और गर्भाशय में शुक्र आर्तव और जीव का, गर्भाशय में शुक्र आर्तव और जीव का जब जब जिस काल में, जब जब जिस काल में, जब जब जिस काल में संयोग होता है, इस काल में संयोग होता है, तब उसे गर्भ नाम दिया जाता है, तब उसे गर्भ नाम दिया जाता है। यह गर्भ आकाश वायु अग्नि यह गर्भ आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी एवं पृथ्वी, इन 5 महाभूतों का विकार है, इन 5 महाभूतों का विकार है। तथा चेतना का आश्रयभूत है, तथा चेतना का आश्रयभूत है। बुक तो ले लिया होगा, किस राइटर लिया? ताराचंद शर्मा सब लोग कहें मुझे महेंद्र को लेने के लिए। एग्जाम में भी बोला गया, ठीक नहीं है क्या? ताराचंद शर्मा है ना, कोई बात कंटेंट तो वही होगा, लगभग बन गया। कोई ये किताब है कंप्लीट, श्लोक तो हमको लगता है 100% से होगा। हाँ श्लोक तो वहीं सब लोग लिए हैं ना, जरा बस उसको सही तो लेंगे, बस अंदर का मतलब अपना समझाने का तरीका होगा। राइटर कोई खराब नहीं है, किताब पूरी पढ़नी चाहिए। फास्टिंग ब्लड शुगर का तो क्या लेवल होता है? इसका फास्टिंग जो ब्लड शुगर चेक करवाते हैं, शुगर जो चेक कराते हैं ना, ये 70 से 110 मिलीग्राम पर डीएल, और पीपी जो होता है, पीपी ब्लड शुगर 150, ये 80 से 170 मिलीग्राम, थोड़ा वेरिएशन मिलता है। और आरबीएस
रैंडम ब्लड शुगर होता है 180 से कम। ये तीनों वैल्यू है। और एक स्पेशल जांच होती है उसमें HbA1c लेस देन 6 होना चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि आप डायबिटिक कोई भी गोली खा रहे हो तो आपको कितना होगा एब्जॉर्ब करेंगे, आप किस रेंज में हो, ठीक ना। इसके बाद ये स्पेशल जांच है, ये तो वैसे जांच है ना, आप किस रेंज में हो ये डिसाइड करो। A1 A2 भी हो जाता है क्या? A2C A1C हमने पहला जो लिखा है कि 100 फास्टिंग वाला 100 बोल दिया, 110 टेक्स्ट में अभी भी 120 वाला था, अब उन्होंने 110 कर दिया है। लेकिन 120 भी है तो आप ये नहीं कि आप डायबिटीज की गोली चलाना चालू कर, नहीं, आप उसको पहले करिए कि उसकी लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे और डाइट में बोल दीजिए आलू चावल चीनी का जितना मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ें हैं उसको कम करना, बंद नहीं करना है, कम करना है। हाँ ये चीज़ है। अभी जैसे बीपी का जो आया है 130/80 नॉर्मल है ये नई बुक में, लेकिन अभी लोग बस यही जान रहे हैं बस ये है, ये स्टैंडर्ड नहीं ये है, और ये एक के साथ बढ़ता रहता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो अगर उम्र 40 साल की हो गई तो 140/80, 50 साल की होगी 150/80, ये नॉर्मल है, ये नहीं कि 150/80 हो गया तो करें डायबिटीज हो हाइपरटेंशन की दवाई चला तो ऐसा नहीं। क्यों हो जाता है आर्थरोस्क्लेरोसिस, जैसे मतलब नसें कमजोर है, तो जब नसें कमजोर हो जाएंगी तो पाइप है, तो पाइप जैसे बहुत ढीला हो जाएगा तो थोड़ा प्रेशर से ही हो जाएगा ना। हाँ ये चीज़ है। और कुछ चीज़ें अगर नीचे का 80 से 90 हो रहा है या 100 हो रहा है तब तो उसका पाँच कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलेस्ट्रॉल में ये सब जितने बैड कोलेस्ट्रॉल ये सब शुक्र आपको का विवरण किस रेफरेंस का मतलब स्टार्ट है शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तो क्या लक्षण होता है। जैसे शुद्ध शुक्र जो होता है ना वो सौम्य होता है, जैसे शुक्रम सौम्यम कहते हैं ना, सौम्य का मतलब क्या होता है कि उसमें जल महाभूत अधिकता ज्यादा होता है शुक्र में। और शुद्ध शुक्र का मतलब वो अभी दिखाएंगे उसका श्लोक है कि मतलब वो सफेद दिखे, इस स्फटिक के समान दिखे, स्निग्ध हो यानी चिपचिपा होना चाहिए, मधु जिसे होता है ना मधु मीठा, हाँ तो मधु का एक गंध होता है ना वो स्पेशल गंध है। जैसे मधु अभी ये डाबर वाला नहीं, मतलब जो नेचुरल मधु है वो उसमें तो केमिकल मिला के बनाया है, तो नेचुरल मधु का भी छत से स्मेल करेंगे तो उसका एक पिक्यूलियर स्मेल है, मतलब उसको अगर कोई कहे कि सब थोड़ा डिफाइन करेंगे ये किस तरह का तो डिफाइन नहीं कर पाओगे उसका कैसा ही हाँ, तो उस तरह का ही होता है उसका ऐसा मासू ने कहा। सर ये किस महर्षि का श्लोक है? ये जैसे फीमेल सर होता है कि अष्टांग हृदय प्यूबर्टी के बाद कौन सा होता है कैंसर वगैरह, हाँ हाँ मेल में तो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है पढ़ना, इसका फॉर्मेशन बचपन से स्टार्ट होता है। देखो इस पर है ना तो वही जो होता है क्या जो मेल होता है तो ये पूरे शरीर में व्याप्त होता है, ये पूरे शरीर में व्याप्त होता है। क्यों? क्योंकि रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा का तो शुक्र ही होता है ना,
ये पूरे शरीर में व्याप्त होता है, लेकिन जो उसके लक्षण होते हैं, लक्षण जो होते हैं वो एक एज के बाद ही आते हैं, 15 साल 16 साल जो भी होता है मेल का। हाँ, क्योंकि शुक्र अंतिम धातु तो है, लेकिन वो अंतिम धातु के रूप में शरीर को धारण करती है और पोषण करती है, ठीक ना भाई। धातु का क्या परिभाषा है? नहीं, धातु का मतलब ये है कि धारण प्लस पोषण, ये दोनों है। तो शुक्र धातु को आपने धारण किया है, जब धारण करेंगे तभी उसका पोषण होगा ना, ठीक ना। तो पोषण जब होगा तो आप इस सिस्टम में इम्यूनिटी पावर ज्यादा रहेगी। आप नहीं कहते हैं कि भाई आप छोटे बच्चों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है इसलिए वो बार-बार बीमार पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो अभी शुक्र को पूरे शरीर में अच्छे रूप से धारण नहीं किए होते हैं, लेकिन वो जब बड़े हो जाते हैं बोलते हैं भैया जब ये 5 साल ऊपर हो जाएगा ना तो ये कम बीमार पड़ेगा, ऐसा धारणा है ना, ये सही है, धारणा नहीं है सही है। तब तक क्या होता है कि ये शुक्र को अच्छे से धारण कर लेता है, और जब धारणा धातु, जब वो धातु को धारण करेगा अच्छे से, तभी उसका जब पोषण होगा, न्यूट्रिशन पूरे शरीर में रहेंगे, जब पूरे शरीर में न्यूट्रिशन का जो एक लेवल है वो रहेगा तो बच्चा बीमार कम पड़ेगा। उसकी ये कहते हैं कि इसकी इम्यूनिटी सिस्टम अब सही हो गई है, यह अब नहीं बीमार पड़ेगा, जल्दी बुखार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र की जो अंतिम धातु है वो ओज है, और ओज इज द पावर ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, आयुर्वेदा, ठीक। और उसमें भी 2 बताए थे, पर ओज 8 कहाँ पे? हृदय, और अपर और तर्जनी प्रमाण ये कहाँ पे? पूरे शरीर में। ये याद होना चाहिए, इसको कहीं भी आप पढ़ सकते हो। थोड़ा भी लग रहा है कंफ्यूजन है, मुझे क्वेश्चन का आंसर पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही है तो बस सीधे धातुओं में आ जाओ। ये सारे धातुओं की पुष्टि करते हुए शुक्र धातु के शुक्र से 2 तरह का अंतिम धातु रूप में ओज बनता है, और उसकी 2 होती है पोजीशन। एक होता है 8 गुण जो कि हार्ट को जरूरी है, वो स्पेशली वो 8 गुण हृदय में ही स्थित रहता है। आदमी अकॉर्डिंग आयुर्वेदा वो मरेगा आदमी का जब ये ओज खत्म हो जाएगा, ओज जीवन खत्म हुआ आदमी गया। और अतर्जनी प्रमाण में पूरे शरीर में व्याप्त होता है और शरीर का धारण और पोषण दोनों करता है। और वहीं पे अगर हम धातु की बात करते हैं तो उस धातु को धारण करती है, वो धातु को अगर धारण कर सकते हो, ये पोषण नहीं करता। सर मॉडर्न के लिए हार्ट में इम्यूनिटी वाला नहीं है सिस्टम? क्यों नहीं है? हाँ, उन्होंने ये वो हम लोग इसे ओज माना कि नहीं, हमने माने कि ओज है ये इम्यून सिस्टम रिगार्डिंग टू आयुर्वेदा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आपने ओज इसको कहा तो ये कहते हैं कि शरीर में जो वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसको कहते हैं ये इम्यूनिटी, इसीलिए कहते हैं कि इम्यूनाइजेशन इसका होगा तो इसकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी। लेकिन अचल में कहा नहीं, अलग से देने की कोई जरूरत नहीं, पहले से ही। हाँ इसके अंदर पहले से ही है, बस उसको थोड़ा सा वो करना है, जगाना है। आपके अंदर सारे सिस्टम हैं, लेकिन आप उसको सुसुप्तावस्था में छोड़ दें, वही यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन अकॉर्डिंग चार्ज डालने वाला सिस्टम है। भाई अगर हमें कान नहीं हिलाना है तो हमको हिलाने की जरूरत नहीं, हमारे पूर्वज हिलाते थे, हमारे पूर्वजों ने इसको हिलाया, अब हमने छोड़ दिया, हम ऐसे ही सुन लेते हैं, तो ये हो गया उसका वो क्या कहते हैं, कौन सा टर्म करते हैं जो अवशेषी अंगों में जो विलुप्त जाते हैं, जैसे हमारी कृमि रूप परिशेषिका वेस्टिजियल ऑर्गन में, जैसे कृमि रूप परिशेषिका मतलब ये जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स में हमको पाचन कराना था ना, अपेंडिक्स का काम था कि हम अगर कोई भी क्लोरोफिल खाएं तो उसका पाचन करें। तो हम कहाँ खा रहे हैं क्लोरोफिल, हम पत्ती कहाँ खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं, हम पका हुआ चीज खाते हैं। लेकिन वेस्ट में फिर क्लोरोफिल खाने वाला चलन चला है नहीं, हाँ उधर खा रहे हैं, लेकिन अब वो अवशेषी अंगों में उसको मान लिया गया है, अब वो एक्टिव नहीं होगा। अगर उसके आप ऊपर जबरदस्ती दबाव देंगे तो अपेंडिसाइटिस हो जाएगी, बस उसको काट के निकाल दिया जाएगा, ठीक ना। तो वो चीज नहीं हो पाएगी, जो चीज वेस्टिजियल ऑर्गन हो गई, निगेटिव मेम्ब्रेन हो गया तो हो गया, कुछ रेड सेल का जो डेड बोन थी वो खत्म हो गई तो हो गई। लेकिन अभी भी कुछ चीजें अचानक देखी जाती हैं। आप सुने होंगे कि यार उनका बच्चा पैदा हुआ वो हनुमान जी जैसा दिख रहा था, क्यों? क्योंकि उसके शरीर पे पूरे बाल थे, उसकी पूंछ भी थी छोटी सी, तो हनुमान जी थोड़े अचानक कोई जैसे हमारे पूर्वजों के जो लक्षण है अचानक वो जेनेटिक मैनिपुलेशन से भी हो सकता है।
कुछ जेनेटिक चेंज होगा जिसकी वजह से कोई जीन डोमिनेट कर रही होगी और वो उस टर्मिनाइट कर रहा है, जिससे कि हमारे पूर्वजों के कुछ लक्षण जो हमारे बच्चों में अचानक दिख जाए उसको एटाविज्म बोलते हैं। एटाविज्म, ठीक है। पूर्वजों के लक्षण अचानक बच्चों में दिख जाए, ठीक है, तो इसको एटाविज्म बोलते हैं। तो एक ऑटिज्म होता है तो वो वाला, हाँ, चलिए इसको लिखवा दीजिए। ये चीज हो गया। अब इसको लिख लीजिए। पढ़ाने का मतलब ये है कि ये श्लोक है, इसको तो याद कर लेना है, लेकिन घर जाके खाली एक बार रिवीजन आप करोगे अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि खाली एनाटॉमी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसे ही याद करना है, एग्जाम में अच्छे से लिखना है, अच्छे मतलब हैंडराइटिंग में भी और अच्छे ढंग से भी लिखिए। शुक्र एवं आर्तो विवरण लिखिए। शुक्र एवं आर्तो के शुद्ध, कोई भी चीज का शुद्ध होने का मतलब, अगर आर्तो शुद्ध हो या शुक्र, तो इसका मतलब ये योग्य है गर्भोत्पादक के, मतलब हाँ गर्भोत्पत्ति कर सकता है। अशुद्ध जो होगा वो नहीं कर सकता। उसमें आप पढ़ेंगे कि छोटा स्पर्म, एजियोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, ये सब टर्मिनोलॉजी है ना, इसको तो आप समझ जाते हैं। तो मतलब हमारे आयुर्वेद में इन्होंने ये कहा कि जिसकी पूंछें नहीं हो वो स्पर्म आगे नहीं जाएगा, चाहे जिसकी पूंछ बहुत छोटी हो वो भी नहीं जा पाएगा। तो पूछ कैसे देखती है, वो कैसे स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते तो हैं? माइक्रोस्कोपिक होता है। अरे स्पर्म का स्ट्रक्चर में आप कैसे देखते हो? यही होता है ना। नहीं, वो आचार्य आचार्य कैसे देखती है? आचार्यों ने तो दिव्य दृष्टि से देखा ही। अच्छा, ये अपने जो भी माइंड लगाया उन्होंने, अब उस समय सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी कर दी, उनके पास में एनेस्थीसिया था ना कुछ था, हैं? वो चिल्ला रहा होगा। बस उनके पास था काटने के लिए बांस का था, बांस को उन्होंने पतला सा बनाया था, उसको उन्होंने यहाँ का लेयर उठाया। वो ये जानते थे कि यहाँ पे हेल्दी टिश्यू को उठा के और यहाँ पे अगर चेहरा जल गया तो यहाँ के डेब्रिस को हटा के और यहाँ पे इम्प्लांट किया। अब इस समय हम लोग समझ रहे हैं हाँ यार कौन सही किया, हमको आसानी से लगा कि हम पढ़ रहे हैं। अब उस समय कुछ नहीं था, तीक्ष्ण मदिरा को पिला के आदमी को बेहोश करके और उसको काम यहाँ तक एनेस्थीसिया छोड़ दिए आप पूरा आधा घंटा तक मसल डोगी काट पीट दो। उस समय कुछ नहीं था, 4 लोग पकड़े हुए थे, 4 लोगों ने दबा के पकड़ा हुआ था कि ये हिलेगा, भाई हिलेगा तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ना। और यहाँ तो हिलते नहीं है लोग, एनेस्थीसिया में पड़े रहते हैं, बस का हाँ भैया ठीक है, हाँ नाम बताओ, जीभ दिखाओ, सही बात नहीं दिखाए नाम इसी को टेबल पर लिखाने के बाद क्या होता है, बीपी मेजर करना है, थोड़ा सा 110 160 पे आ गया, माता जी हाँ जी दिखाइए, दिखाया नहीं, फिर 2 मिनट बाद माता जी क्या बच्चे हैं आपके, क्यों पूछा जाता है कि वो कॉन्शियस है, इसके इधर सुन किया गया है। भाई वेगस नर्व कोई तो उन्होंने वो किया है डोमिनेट, भैया इसको थोड़ी देर तक इसको वो करो, एक्सरसाइज करो, बाकी इधर तो चलेगा ना, वो तो देख ही रहेंगे, काट तो रहे हमारे जब कुछ पेट को सब ठीक है। डॉक्टर साहब लोग पूछ रहे हैं आप बच्चे कितने हैं, क्या खा के आए सुबह, और सुबह किसी झगड़ा फालतू की बात हम लोग करते रहते हैं उसमें, ताकि उनका ये चलता रहे, प्रेशर मेंटेन रहे, ये चीज है, ठीक है। लेकिन शुद्ध एवं आर्तो के शुद्ध अर्थात गर्भोत्पादन योग्य होने पर, गर्भोत्पादन योग्य होने पर अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार क्लेश से प्रेरित होकर, क्लेश से प्रेरित हुआ मन, क्लेश से प्रेरित हुआ मन सामर्थ्य के अधीन होकर, प्रेरित हुआ मन सामर्थ्य के अधीन होकर गर्भ रूप हो जाता है, गर्भ रूप
हो जाता है। गर्भरूप हो जाता है। जिस प्रकार अरणी में अग्नि युक्त जिस प्रकार अरणी में अग्नि युक्ति द्वारा उत्पन्न हो जाती है, जिस प्रकार अरणी में अग्नि युक्ति द्वारा उत्पन्न हो जाती है, युक्ति द्वारा उत्पन्न हो जाती है, किंतु अशुद्ध से ये प्रक्रियाएं नहीं होती, किंतु अशुद्ध से ये प्रक्रियाएं नहीं होती। अतः गर्भाधान कराने की योग्यता गर्भाधान कराने की योग्यता व स्वास्थ्य गर्भोत्पादक क्षमता जिस शुक्र तथा आर्तों में हो, उसे शुद्ध कहा जाता है। गर्भ शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं के ज्ञान से पूर्व शुक्रशोणी के अशुद्ध एवं शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होना भी आवश्यक है। शुक्रशोणी के अशुद्ध एवं शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होना भी आवश्यक है। लिखिएगा।
स्पर्म क्वालिटी कैसे खराब होता है? स्पर्म की क्वालिटी देखिए मेन रूप से दिक्कत क्या होती है ना, क्वालिटी खराब होने से पता नहीं। नीचे स्पर्म का जो ना कुछ पैरामीटर होते हैं जिसको स्पर्म का मैच्योरेशन कहाँ होता है? मैच्योरेशन स्क्रोटम नहीं इसमें होता है इपिडाइडिस स्क्रोटम में फॉर्मेशन को होता है एपिडाइडिस बोलते हैं। एपिडाइडिस होता है स्क्रोटम में, ठीक है ना। स्क्रोटम को बोलते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर और स्क्रोटम का टेम्परेचर ये 4 डिग्री कम होता है, 4 डिग्री कम होता है, ठीक है ना। ये बॉडी का टेम्परेचर अगर जितना हो इससे ये 4 डिग्री कम रहेगा। क्यों रहता है 4 डिग्री कम? क्योंकि जो स्पर्म का जो मैच्योरेशन होता है ना, ये बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होना चाहिए, तभी अच्छे से मैच्योरेशन होगा और अच्छा स्पर्म बनेगा। कभी सुना होगा कि किसी को एंजियोस्पर्मिया हो गया, एंजियोस्पर्मिया बहुत खराब कंडीशन है। ओलिगोस्पर्मिया कोई बात नहीं, ओलिगोस्पर्मिया है आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आप इंक्रीज कर जाओगे स्पर्म का इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एंजियोस्पर्मिया कंडीशन बहुत खराब है, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो लोग चूल्हा झोंकते हैं या किसी ऐसे स्थान पर काम करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, जैसे कोयले में नहीं होता है, कोयले में कोयला फेंकना होता है ना, उस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा, तो बॉडी का टेम्परेचर और स्क्रोटम का टेम्परेचर लगभग एक हो जाता है या ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। तो स्पर्म वहाँ पर होता है कि एक टेम्परेचर को सहन नहीं करते हैं तो वो मरते जाते हैं और लास्ट में एपिडिडाइमिस में जहाँ पे ये होता है मैच्योरेशन, ये पूरी एपिडिडाइमिस डैमेज कर देती है। तो मैं बांस में मार ली, बांस में बात वही हुई ना भाई। और आपका सिस्टम सब सही है, यूरोजेनाइटल सिस्टम सही है, आपको ईजी की प्रॉब्लम नहीं है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी नहीं है आपको, ठीक है ना। लेकिन आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते, क्यों? क्योंकि बात आपका जो गर्भोत्पादक सामग्री है सीमेंट नहीं आपका, वो भी सीमेंट में सीमेंट होगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं। सीमेंट का मतलब ये थोड़ा है कि सीमेंट में क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, ठीक, ये चीज होता है। तो आपके पास ये नहीं है, आपके पास ये तो है, आपने ये लैब में टेस्ट कराया और आपसे बोला गया कि मैस्टरबेशन करके आप ले आइए, आपका टेस्ट होगा, ठीक। आपने 2 ml दिया, पर 2 ml में निकाला जब उन्होंने जांच करके लिखा 19 पर ऐसे होगा, कोई नहीं पाएगा। आपका कोई मतलब दूसरा तरीका ही नहीं है, आप चाहे कोई भी आयुर्वेद में एलोपैथी में चाहे कोई भी विद्या लगा लो, ये सही नहीं हो सकते। तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से भी आता है ना, लाइफस्टाइल चेंजेस होगी ना, लाइफस्टाइल चेंजेस का लेकिन उसमें ओलिगोस्पर्मिया होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो ओलिगो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत बढ़िया। अगर कोई अल्कोहलिक है और सब है तो हाँ स्मोकिंग तो ये सारी चीजें आपको ओलिगोस्पर्मिया की तरफ ले जाएंगे। लेकिन जो बॉडी टेम्परेचर जो जहाँ पे आप हाथ जगह पे काम कर रहे हैं या उस तरह से, तो एक बार नील हो गया तो फिर अगर 2 से 5 स्पर्म नील या 20 स्पर्म नील मतलब ईडी कैसे ठीक हो जाता है दवा से? हाँ क्यों नहीं सही होगा, ईडी होता है या तो हम कंसीव नहीं कर पाए,
एडी रहेगा तो इसको अगर ये जो स्पर्मिया आप जो बता रहे हैं तो वो है ये जो स्पर्मिया में कंसीव कैसे होगा? मतलब वही और बाहर सामग्री में एक सामग्री तो आपके पास है, ओवम है, लेकिन ओवम मदर से मिल फीमेल से मिल, ठीक, लेकिन जब स्पर्मी नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? होगा नहीं। अब तो वही बात है कि भाई हमारे पास खेत तो है लेकिन गेहूं के लिए बीज नहीं है, बीज नहीं रहेगा तो अपने से थोड़े धान गेहूं आ जाएगा, बीज तो लाना पड़ेगा। अब वो बात है कि अपना नहीं कहीं और से चाहिए और से दोनों उसी को बोलते हैं सरोगेट। जैसे मदर अपना नहीं करते हैं कि मदर का अगर ये चीज खराब हो गया तो सरोगेसी नहीं होता है, तो वैसे ये भी हो रहा है कि भाई इसको हम कहीं से लेके फर्टिलाइज कराते हैं और वो करते हैं। ये इसमें हो रहा है इंटर को आईवीएफ हो रहा है ना, ये भी हो रहा है बड़े लोगों में ज्यादा होता है। ये डेटा की चाइल्ड थोड़ा सा अच्छी होती है, वो लोग जूस पीते हैं, गरीब लोग सुबह उठ के क्या करते हैं वो मक्के का जूस पीते हैं या बेड़ी दाना खाएंगे, लेकिन वो ओलिगो नहीं हो पाते हैं ना तेज हो पाते हैं। अब कोई बात तो होगा लेकिन भाई ज़्यादा गरीब है तो उसको हार्ट में काम करना पड़ गया तो कंडीशन के साथ है, लेकिन ज़्यादा लाइफ स्टाइल डे लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से अगर इसका काउंट बना तो ये बड़े लोगों में होता है, ठीक ना। और बड़े लोगों की बीमारी भी वही थी, डायबिटीज बड़े लोगों की बीमारी थी क्योंकि उन्हीं के पास गद्दे थे, उन्हीं के पास खाना थे। गरीबों के पास तो बस वही मतलब कि लिट्टी हो गया, चोखा हो गया, ये सब खाते थे। लेकिन अब बड़ों में भी हो रहा है, गरीबों में भी क्यों हो रहा है? लाइफ स्टाइल में चेंजेस की मतलब आप गाँव में भी पूरा अपना लैट्रिन बनवा दिया, बाथरूम बनवा दिया, टाइल्स लगा दिया, टीवी बड़ा हुआ स्क्रीन है। कह यार शहर में गए थे बड़े भाई साहब के यहाँ तो उन्होंने चीजें करा, तो बाकी में पैसा तो है क्योंकि खेती बाड़ी कर रहे हैं, बैलेंस भी उनके पास है, उन्होंने सारी चीजें कर दी। और जो अमेरिकन गेहूं आया था ट्रैक्टर ले लिए, हाँ, और काम आसान हो गया। हाँ, और अमेरिकन जो गेहूं आया था उसको अमेरिका ने इस तरह से हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड गेहूं इस तरह से पूरे इंडिया में भिजवा दिया कि सब खाओ सब बैठ वन। और यहाँ पे जो एलोपैथिक दवाइयों का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देते हैं, फिर आपका बुखार आया और आप बुखार की दवाई देते शाम तक ठीक नहीं हुआ, आप अच्छे डॉक्टर को बता रहे हैं। अब उनके पास गए वो क्या किए एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक दिए और इंजेक्टेबल भी पूरा सारा पूरा प्रोसेस चारों तरफ से ठोक दिया, इम्यूनिटी सिस्टम के साथ खेल दिया। स्टेरॉइड भी डाल दिए, बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम में आप बड़े की इम्यूनिटी सिस्टम साथ खेल दिया, ये बता डाउन कर दिया, बाद में दिक्कत होगी ना, ये चीज़ है। तो ये हो गया ना, लिखिए थोड़ा। यह जल महाभूत से बना है, शुक्रम सौम्यम के नीचे लिखना है। यह जल महाभूत से बना है इसलिए इसे सौम्य कहा जाता है। यह जल महाभूत से बना है इसलिए इसे सौम्य कहा जाता है। सौम्य कहा जाता है। जिस प्रकार ईख से रस, गन्ना, हाँ जिस प्रकार ईख से रस, दूध से घी, जिस प्रकार ईख से रस, दूध से घी, तिल में तैल अव्यक्त रूप से व्याप्त रहता है, अव्यक्त रूप से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार शुक्र भी पुरुषों में व्याप्त रहता है। उसी प्रकार पुरुषों में शुक्र भी व्याप्त रहता है।
क्या बोले तो ठीक है, नहीं तो कोई बोल रही है तो हम जानना चाहिए है क्या। ये तो थोड़ा मेहनत करेंगे। हाँ ये तो थोड़ा मेहनत करेंगे। ये फर्स्ट ईयर में अगर आपने स्लोप याद कर लिया ना तो ये फाइनल तक चलेगा। अब ऐसा थोड़ा है कि कहीं भी शुरू का स्लोप बदल जाएगा भाई, ये तो फाइनल ईयर में भी तो आप पढ़ोगे ना। जी सर। जब गाइने वाला पढ़ोगे ना तो इसमें पूरा अच्छे से पढ़ा होगा। बोल भी तो जाता है, हाँ बोलने वाला भी तो होता है सिस्टम। बोलना तो नेचुरल है, सबको बोलता है। ये थोड़ा कि नहीं आप ही को थोड़ा भूल रहा है, जब तक भूलेगा नहीं तब तक नया आएगा नहीं। हेलो हाँ और नहीं आधा घंटा मधुरम मधुगंधी च शुक्रम शक्ति के निर्भम तथा मधु। पहले एम्ब्रियोसेप्टेसिस वगैरह नहीं होता होगा ना, तो बहुत पहले एम्ब्रियोसेप्टेसिस और ये सब चीज नहीं रहा। नहीं अभी भी बहुत नहीं होता है। नहीं है होता तो होता है। कहाँ पे अभी नहीं, अभी बहुत ज़्यादा मानी जाता है ना। अरे यहाँ तो यूनिवर्सिटी में प्रेगनेंसी में 2 यूनिवर्सिटी कराने के लिए सोचने का सर अभी तो करवाया था 3 महीना पहले भी कर रहे हैं, तो तीसरे साल में होना चाहिए ना। हम लोग सेंटेक्स से कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा जाएगा। वो तो है, और क्या है वो है उसका मेथड नहीं ज़्यादा वो करना है, ज़्यादा बात करना है, मतलब एबॉर्शन कराने का। और वो तो एमटीपी चले जाते हैं ना सर, एमटीपी आप जब जान जाओगे कि नहीं बच्चे को अल्ट्रासाउंड से कि हाइड्रोसिफेलस है या उसका हार्ट रेट जो बहुत ज़्यादा कम है, तो कुछ न कुछ कंजेनिटल बीमारी हो जाएगी। तो अगर सामने वाला करे नहीं हम इम्यूनोसेप्टिसिस में करवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं करवा सकते हैं तो उसी के आधार पर करवा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। हाँ अब तो बचदानी का ऑपरेशन के हाँ ऑपरेशन के लिए 5 लोगों की टीम गई हो चुकी है कि अगर हमें अपने मोदी में अगर किसी का बचदानी निकालना है तो उन 5 के साइन चाहिए। जहाँ हम टोटल 15,000 में करते थे अब 25,000 में करेंगे, क्योंकि वो 5 आएंगे तो सबको 2-2 हज़ार चाहिए ना। ये केवल दिखाने के लिए है, बाकी तो इससे हो ही रहेगा। बाकी बड़े बचदानी का ऑपरेशन करना रुक जाएगा या डॉक्टर पैसा कमाने के लिए बचदानी का खूब ऑपरेशन करना है। शिफ्टोमी सबसे आसान काम है, मतलब 10 मिनट काम है, फटाफट करिए 25,000 आ गए खाते में, ठीक। लेकिन गवर्नमेंट ने यही देखा कि हर 10 महिलाओं में 5 की बचदानी नहीं है, सर्वर भी देख रहे हैं करेगा, ये हो क्या रहा है, डॉक्टर कर क्या रहा है,
और जाने क्या है और उसका वैज्ञानिक था। तो उन्होंने ये किया गठन टीम का। अब देखिए टीम कितना एक्टिव होती है। अब टीम आएगी तो उनको दिखाया जाएगा सर ये देखिए ये सारी रिपोर्ट है, और फीमेल से बोलना पड़ेगा कि हाँ सर हमारे महीने आती है, महीने जब आता है तो हमको 15 दिन की लगातार फीलिंग होती है, तो सामने आना जरूरी है। तो ये तो वीडियो इलाज का कार्य है ना, वीडियो अब बच्चे जब निकाल में स्पेशल को रुक जाएगा प्रोसेस आता है कहाँ से? जब हार्मोन का लेवल ऊपर जाएगा तभी तो पीरियड आएगा ना। तो बचदानी का तो हार्मोन ही HPO एक्सिस से बढ़ाया गया, HPO एक्सिस। सर वो एंडोमेट्रियम तो सर कट के गिरता है, एंडोमेट्रियम की वाल ही तो फटती है ना। हां एंडोमेट्रियम की वाल जब रप्चर करती है, और रप्चर कब करती है? जब LS सर्ज होता है और जब पीरियड आता है 14 डेज को ओवुलेशन सॉल्यूशन सब वो एलएस सर 14 दिन पे ही तो एलएस बढ़ता है। एलएस हाई लेवल पे उस समय ओवुलेशन होता है। सॉल्यूशन होता है। और जो हमारा HPO एक्सिस ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, इसके बारे में पढ़ाएंगे। ये थोड़ा मॉडर्न चीज है, लेकिन वो अपने लिए जो है जब एंडोमेट्रियम पे आके टकराता है तो होता नहीं, तो वो एंडोमेट्रियम तो ओवरियन जो है ना, ओवरी से जब वो हार्मोन निकलेंगे, जब निकलेंगे तभी तो ब्लीडिंग होगी ना। जब उस वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच करेगा तभी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, एंडोमेट्रियम के बाद रप्चर करेगी और ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। ये चीज है, पर उसको निकाल दिया जाएगा। अभी एक केस आया था हमारे पास, अभी उसमें हेमोरेजिक सिस्ट था, एज 22 साल, एक बच्चा है लेडीज का। डॉक्टर ने कहा कि वैज्ञानिक ऑपरेशन बहुत जरूरी है, एकदम नहीं कराओगे तो ये हो जाएगा। हाँ प्रोजेक्ट में फर्स्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट में मतलब ग्रेड होता है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और लास्ट में प्रोसीडेंशिया। अब फाइनली हम पढ़ोगे प्रोसीडेंशिया का मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑफ यूट्रस। वेजाइना से आपको लगता है कि यूट्रस एकदम बाहर से आ रहा है, बाहर आ गया है, तो प्रोसीडेंशिया बोलते हैं। प्रोसीडेंशिया ग्रेविडोरम ये है टर्म है मेडिकल, तो उसमें तो ऑपरेशन जरूरी है। सेकेंड का ठीक रहता है। थर्ड में क्या होता है कि जो आपका यूरिन ब्लैडर है, आपके यूट्रस उस पर टच करके ना लाइव करने लगता है। जैसे कि ये चीज होगी, ये हो गया हमारा वो ये यूरिन ब्लैडर। अब यूट्रस आके सीधे इसी पे आके टिक जाए, तो जब इस पे टिकेगा ना तो बार बार फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होता है, मतलब फीमेल को बार बार जाना पड़ेगा पेशाब करने। क्यों? क्योंकि इसमें जो यूरिन ब्लैडर होता है उसमें ट्राइगोन होता है। हमको पेशाब कैसे महसूस होता है कि हमें जाना चाहिए, और कैसे महसूस होता है? जिसे जो हम लोग का ये होता है वो भर जाता है ये जो ब्लैडर, तो यहाँ पे ट्राइगोन होता है, ठीक नहीं होता है, जैसे कि इंडिकेटर नहीं होता है। तो जैसे अब पेशाब इतना भरा आपको कोई महसूस नहीं हुआ, अब जहाँ यहाँ पे पेशाब भरा, यहाँ पे टच किया पेशाब भर के, तो आप लगा करे तो नहीं होता सर बाथरूम जाना थोड़ा जल्दी में। इसका मतलब ये हम समझ रहे हैं कहीं इस पे टच हो रहा है, आपको जाना जरूरी है। और यहाँ से अगर यहाँ पे टच हो गया तो ड्रिबलिंग होने लगती है, मतलब आपने अगर रोक दिया पेशाब को जबरदस्ती, तो एक ऐसा स्टेज आएगा यूरिन अपने आप रिलीज टप 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 निकलने लगेगा। अब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, तब वो कंडीशन आने से पहले ही लोग चले जाते हैं, मतलब कहीं प्रेशर बढ़ने से वो ट्राइगोनल नीचे आ जाता है क्या? नहीं जब ये टच करेगा ना तो आपको और होगी, और आपने उसको जबरदस्ती कर नहीं कॉन्फ्रेंस में बैठे हो पढ़ जाओ, अरे नहीं हम काफी खत्म नहीं करके जाएंगे। तो जब एक लेवल से ऊपर जाओगे ना तो एकदम से लगेगा अरे, उससे पहले एक और कंडीशन आती है कि आप अगर इस कंडीशन में अगर हाफ पे भी हो, अगर जा रहे हो बाथरूम करने, तो आप जाओ बाथरूम करने पर होगा नहीं, होगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि आपने भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो आपको संदेश भेज दिया कि भैया ब्लैडर भर गया, खाली करो, आप खाली नहीं कर रहे, तो ये भी जाने के लग रहा है वो जी आदमी है यार, वो इसको सिग्नल भेजना ही बंद करते हैं, ये थोड़ी देर के लिए सिग्नल रोक देता है। लेकिन जब मैं पॉजिटिव फीडबैक ली, निगेटिव फीडबैक ली पढ़ा है ना, तो निगेटिव फीडबैक ली थोड़ी देर के लिए ये संदेश भेजना बंद कर देंगे। आप जाओगे पेशाब करने, यहाँ प्रेशर थोड़ा चलने बात करें, आप अगर वो पेशाब करने के लिए पेशाब नहीं होगा, आप सोच रहे हो कैसे हुआ क्या, आपने वाल को तो इतना इनकॉम्पिटेंट कर दिया है वो एकदम से, और जब तक यहाँ से संदेश नहीं जाएगा तब तक वाल हटेगा थोड़े, अरे वाल हटना थोड़े कि इससे हटाना इसे लगाना है, जब तक यहाँ से स्टूडेंट्स नहीं आएगा तब तक अपने से हटता नहीं, वो सिस्टम तो स्वचालित है।
सब हार्मोन पे डिपेंड है। तब जब जाएंगे, जब इच्छा जाहिर करेंगे, तब इसको लगेगा कि जब मूड बन गया इनका, तब ये भेजेगा एडीएच होता है ना वैसोप्रेसिन, तब रिलीज होगा, तब ढक्कन हटेगा। तो सर उसका 22 साल में जो केस आपके पास आया था वो क्या कॉज था उसका? जो 22 साल वाला केस था अभी ये हेमोरेजिक केस उनको हेमोरेजिक सिस्ट था लेफ्ट साइड में, ठीक। सर एक ही बच्चा था वो, एक ही बच्चा था, लेकिन हेमोरेजिक सिस्ट हो और चाहे कोई इस तरह से कोई भी सिस्ट हो, सिस्ट तो फीमेल को बनता रहता है और जाता रहता है। ये हार्मोन होता है, थोड़ा हार्मोन डिस्टर्ब हुआ बस सिस्ट बन गई और गांठ बन गई। नेपोथियन सिस्ट इस समय बहुत बढ़ रहा है। नेपोथियन सिस्ट पीसी वजह से होता है, फीमेल का ही पार्ट है, पीसी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नहीं होता है। उनके डे लाइफ स्टाइल वजह से होता है कि ये अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, बाहर का चाउमीन पिज्जा ये सब खाना इसको अच्छी चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत अवॉइड करना चाहिए। आपको फाइबर डाइट करना है, अपने यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको तो ये है। और ऊपर से डॉक्टर्स जो है एलोपैथ वाले ये है कि अब ना पेट में बच्चा पड़ेगा, 9 महीने तक सीढ़ी नहीं चढ़ना है, बाल्टी नहीं खाना, ये नहीं करना है, कर ले तो भाई एकदम से जीरो पे ला दे रहा, लास्ट में सिलेक्टिंग कर दे रहा, एकदम मसल को एकदम से इनएक्टिवेट कर दे रहे हैं, ऊपर से दवाई चला रहे हैं अलग से, प्रोजेस्टेरॉन की गोली चलाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन की गोली चलवाते हैं, उसकी प्रोजेस्टेरॉन जरूरत क्या है? आपका नेचुरल हार्मोन शरीर से तो निकलेगा ही, बच्चा हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन तो निकलेगा ही ना। कार्पोस्यूटियम चेक इनटू कार्पोस्यूटियम कब होता है? जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो गई तो सिस्टम को पता चल गया कि बाप के पेट में बच्चा आ गया है, तब उसको बिछाना चाहिए ना अच्छे से गद्देदार, तो प्रोजेस्टेरॉन का बिछाना लग गया, आराम से सोया पड़ा आराम से 9 महीने। तो ये नेचुरल है, लेकिन हम बाहर से दे रहे हैं, इंजेक्टेबल दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं, अब उस चीज़ को सप्रेस कर रहे हैं। जो चीज़ अंदर एक्टिव होना चाहिए उसको सप्रेस, अब ब्लड में उतना प्रोजेस्टेरॉन जब पहुँच गया तो उसको काम करने का मौका ही नहीं मिला। तो भाई ब्लड में अगर जैसे कोई भी चीज़ अगर ग्लूकोज हमारे ब्लड में अगर उतना है लेवल में होगा तो हमको इच्छा नहीं होती कुछ खा लें। जब हमारे सिचुएशन पॉइंट पर आएंगे ना तो आप जबरदस्ती भले सोच लें, कोई बात अलग है, लेकिन नहीं मन करेगा। अब भूख कब लगती है? जब हमारा एक लेवल से जब ग्लूकोज डाउन होता है तब हाइपोथैलेमस कहता है कुछ ले लो, थोड़ा सा डाउन हो रहा है मामला, तब आप खाओगे तो फिर लेवल बढ़ता है। ये सिस्टम बड़ा अजब का है, भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। ये प्राइड ऑफ माय एक्सपीओ एक्सिस है, पर आइए वो कुछ ले लो। थैंक यू सर। जिस तरह है मैं